चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन लेके आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टेक्सटाइल। आज हम लोग टेक्सटाइल पढ़ेंगे और टेक्सटाइल से 50 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। 50 क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन जैसे जैसे टॉपिक वाइज चलता जाएगा क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट होता जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। तो आज से हम लोग टेक्सटाइल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वस्त्र विज्ञान। इससे पहले आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, फिजियोलॉजी से टॉपिक वाइज क्वेश्चन पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाके फिजियोलॉजी के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए टेक्सटाइल से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलता रहेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, वस्त्रों का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है ए शरीर को सुंदर दिखाना है, बी शरीर को ढकना और सुरक्षा देना है, सी फैशन के लिए प्रयोग करना है, या फिर डी है केवल सजावट के लिए है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वस्त्रों का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य क्या है, सबसे पहला हो जाएगा शरीर को ढकना और सुरक्षा प्रदान करना, है ना। इसमें सही तो सभी है, शरीर को सुंदर दिखाना भी है, फैशन के लिए भी उपयोग होता है, लेकिन इसमें मुख्य कार्य पूछा है तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट का बी राइट हो जाएगा, शरीर को ढकना और सुरक्षा प्रदान करना है। वस्त्र का पहला कार्य केवल सौंदर्य नहीं बल्कि शरीर को ढककर मौसम, धूल, धूप, प्रदूषण व चोट से सुरक्षा करना है ना। जो बाहरी धूल, धूप, ये सारे कण होते हैं उनसे हमें बचाता है जो कपड़ा होता है, जो वस्त्र होता है, तो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो फैशन है ये तो गौण कार्य है ना, बाद में आता है, पहले तो यही है कि हमारे शरीर को ढकना और सुरक्षा प्रदान करना। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, वस्त्रों का दैनिक जीवन में सबसे बड़ा महत्व क्या है। तो ए हो जाएगा प्रतिष्ठा, बी हो जाएगा मौसम से सुरक्षा, और सी हो जाएगा रंग बिरंगा बनाना, या फिर डी हो जाएगा विलासिता बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम से सुरक्षा करना, है ना। वस्त्र जो होते हैं मौसम से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे गर्मी में हम कपास का कपड़ा यूज कर लेते हैं, और सर्दी जब होती है, जब हमें ठंड लगती है, तब हम ऊन का कपड़ा यूज करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, शाल ओढ़ लेते हैं। वहीं पे गर्मी में कपास का, क्योंकि कपास का कपड़ा जो होता है हमें ठंड पहुंचाता है, तो इसलिए गर्मी के मौसम में हम लोग कपास का कपड़ा यूज कर लेते हैं, और ऊन का हम लोग सर्दी में यूज करते हैं। उसके बाद आगे वहीं पे बारिश के मौसम में हम लोग नायलॉन का कपड़ा यूज करते हैं। तो वस्त्र जो होते हैं हमें जलवायु से बचाते हैं, मौसम से सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे थर्ड क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशे किससे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, कारखाने से प्राकृतिक रेशे किससे प्राप्त होते हैं, हमें कारखाने से प्राप्त होते हैं। बी है पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं, सी है खनिजों से प्राप्त होते हैं, और डी है मशीन से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक रेशे किससे प्राप्त होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। पौधों से जैसे हो जाएगा कपास, जूट, है ना, लिलन, हेम्प, रेमी, ये सारे पौधों से प्राप्त होते हैं। वहीं पे पशुओं से क्या प्राप्त होता है, हमें ऊन प्राप्त होता है और रेशम प्राप्त होता है, जिन्हें हम प्रोटीनिक रेशा भी कहते हैं। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक रेशे किससे प्राप्त होते हैं, तो ऑप्शन बी सही राइट हो जाएगा इसका, पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है। ए है पौधों से प्राप्त होता है, बी है भेड़ से प्राप्त होता है, सी रेशम कीट से प्राप्त होता है, या डी ऊंट से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है, तो पौधों से प्राप्त होता है। इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग, मुझे इतना पता है, ये क्वेश्चन किए होंगे, और ये सिर्फ रिवीजन के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो ये इजी, अभी
इजी है, पहला ही ये क्लास है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ, तो थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? कपास का रेशा प्राप्त होता है, और भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होता है, और रेशम कीट से हमें रेशम का रेशा प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऊन, जिसे हम मूल भी कहते हैं, किससे प्राप्त होता है? ए है कपास के बीज से, बी है भेड़ ऊंट और बकरी से प्राप्त होता है, सी है नारियल से प्राप्त होता है, और डी है रेशम कीड़े से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊन हमें कहाँ से? भेड़ ऊंट और बकरी से प्राप्त होता है। कपास से हमें क्या प्राप्त होता है? कपास के बीज से हमें क्या प्राप्त होता है? कॉटन का कपड़ा प्राप्त होता है कपास के बीज से, और नारियल से हमें कॉयर का कपड़ा प्राप्त होता है, जिसे हम नारियल से बोलते हैं, नारियल को हम कॉयर भी कहते हैं। और रेशम कीट से हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम का कपड़ा प्राप्त होता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसे ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़, बकरी और ऊंट से प्राप्त होता है। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन। रेशम, जिसे हम सिल्क कहते हैं, का उत्पादन किससे होता है? ए है कपास से होता है, बी है पौधों से होता है, और सी है रेशम कीट से होता है, डी है भेड़ों से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट से होता है। कपास से हमें कपास का पौधा मिलता है, कॉटन का कपड़ा जिसे हम बोलते हैं, पौधों से ही कपास का प्राप्त होता है, और भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा राइट, रेशम से। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम से होता है, रेशम कीट से होता है। आगे देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशा कौन सा है? ए है ऊन, बी है नायलॉन, सी है कपास, और डी है रेशम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊन जो होगा ये प्राकृतिक रेशा होगा, रेशम भी प्राकृतिक होगा और प्रोटीन जगत का होगा, कपास भी प्राकृतिक रेशा होगा। तो कृत्रिम रेशा क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा कृत्रिम रेशा। तो 7 का बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे हम लोग देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन है, रेशों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है रेशे को। प्राकृतिक, जिसे हम प्राकृतिक और कृत्रिम ना 2 भागों में इसे बांटा गया है, 2 मुख्य वर्गों में, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जिसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, और कृत्रिम जिसे हम मैन मेड फाइबर कहते हैं। तो नेचुरल फाइबर जिसे हम प्राकृतिक कहते हैं में क्या क्या आता है? कॉटन आता है, ऊल आता है, सिल्क आता है, जूट आता है, लिलन आता है। और जिसे हम कहते हैं कृत्रिम फाइबर, जो मैन मेड फाइबर होता है, उसमें आता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान और एक्रेलिक आता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है 9 नंबर का क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2021 के पेपर में पूछा गया था। लिलन रेशा किस पौधे से प्राप्त होता है? ए है जूट से प्राप्त होता है, बी है फ्लैक्स से प्राप्त होता है, सी है कपास से प्राप्त होता है, और डी है नारियल से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिलन रेशा फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। फ्लैक्स प्लांट के तने से लिलन फाइबर मिलता है ना। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्लैक्स। लिलन रेशा किस पौधे से प्राप्त होता है? तो फ्लैक्स से प्राप्त होता है। आगे 10 नंबर का क्वेश्चन है, जूट मुख्य रूप से किस वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है? ए है साड़ी बनाने के लिए, बी है बोरे और रस्सी के लिए, सी है कमीज के लिए, डी है कोट के लिए। तो जूट मुख्य रूप से किस वस्त्र के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरे और रस्सी के लिए। जूट जो होता है मजबूत व सस्ता होता है, इसलिए बोरे, रस्सी, मैट्स में प्रयोग किया जाता है। तो 10 का आंसर नंबर राइट हो जाएगा बी, बोरे और रस्सी के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, नायलॉन का आविष्कार कब हुआ? नायलॉन का आविष्कार कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? नायलॉन का आविष्कार कब हुआ? तो नायलॉन का आविष्कार
1939 में हुआ था नायलॉन का आविष्कार। नायलॉन जिसे हम मैजिक फाइबर कहते हैं, जिसे हम जीवन सुमन सुगम्य फाइबर भी कहते हैं, जिसे हम पॉलीमर रेशा कहते हैं, जिसे वॉश एंड वेयर फाइबर कहते हैं, ठीक है, जिसे ताप सुनम्य रेशा, जिसे थर्मोप्लास्टिक रेशा कहते हैं। नायलॉन के इतने सारे नाम हैं, सारे नाम आप लोग नोट कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है, आप वीडियो को पीछे करके नोट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1939 में हुआ था। ड्यूपॉन्ट कंपनी यूएसए की थी, ने पहली बार नायलॉन बनाया था। और इसको बनाया किसने था? तो दो साथी थे। और ये जो कौन सी शताब्दी में हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो 20वीं शताब्दी में नायलॉन की खोज हुई थी। डॉक्टर बर्लेस और मैकेरोथर्स उनके साथी ने किया था। दोनों लोग साथी थे जो ड्यूपॉन्ट कंपनी में काम करते थे। इन्होंने क्या किया था? नायलॉन का 20वीं शताब्दी में खोज किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट करते हैं। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन। पॉलिएस्टर का सबसे बड़ा गुण क्या है? ए है ठंडक देना, बी है जल्दी सूखना, और सी है महंगा होना, और डी है भारी होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिएस्टर का सबसे बड़ा गुण क्या है? जल्दी सूखना। ये बहुत जल्दी सूखता है और व्रिंकलिंग फ्री होता है पॉलिएस्टर जो होता है, यानी कि उसमें सिकुड़न नहीं पड़ता है पॉलिएस्टर में, है ना, जैसा का तैसा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिएस्टर का सबसे बड़ा गुण क्या हो जाएगा? जल्दी सूखना। बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, रेयान को किस नाम से जाना जाता है? 13 नंबर का क्वेश्चन है, रेयान को किस नाम से भी जाना जाता है? ए है कृत्रिम ऊन, बी है कृत्रिम रेशम, सी है कृत्रिम कपास, और डी है कृत्रिम चमड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम रेशम के नाम से रेयान को जाना जाता है, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। रेयान को कृत्रिम रेशम या आर्टिफिशियल सिल्क, जो किससे बनता है? आर्टिफिशियल सिल्क ये किससे बनता है? लकड़ी के गूदे से बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा रेशा नमी सोखने में सबसे अच्छा है? ए है ऊन, बी है कपास, सी है नायलॉन, और डी है पॉलिएस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा रेशा नमी सोखने में सबसे अच्छा है? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका कपास, है ना। कौन सा रेशा नमी सोखने में सबसे अच्छा है? तो कपास का रेशा नमी सोखने में सबसे अच्छा होता है। इसलिए क्या होता है? गर्मियों के कपड़े कपास से ही बनते हैं। आगे है ठंडी जलवायु में कौन सा वस्त्र उपयुक्त है? ए है लिनन, बी है ऊनी कपड़े, सी है रेशमी कपड़े, और डी है रेयान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊनी कपड़े, है ना। ऊनी कपड़े जो होते हैं गर्मियों के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। गर्मियों में 16 नंबर का क्वेश्चन है, गर्मियों में कौन सा वस्त्र सबसे अधिक आरामदायक है? ए है ऊन, बी है कपास, सी है पॉलिएस्टर, और डी है नायलॉन। इसका आंसर बताइए आप लोग। गर्मियों में कौन सा वस्त्र सबसे अधिक आरामदायक है? ए है ऊन, बी है कपास, सी है पॉलिएस्टर, और डी है नायलॉन। जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास, है ना। कपास क्या है? गर्मियों में सबसे उपयुक्त होता है, आरामदायक होता है, पसीना भी सोख लेता है, इसलिए कॉटन का कपड़ा गर्मियों में पहनना चाहिए। आगे है 17 नंबर का क्वेश्चन। कपड़े का चयन करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ए है रंग पर, बी है मौसम पर, सी है अवसर पर, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमें रंग पर भी ध्यान देना चाहिए, मौसम पर भी ध्यान देना चाहिए, है ना। मौसम कैसा है, ठंड है, गर्म है, या फिर बरसात है, ये भी ध्यान देना चाहिए। अवसर के हिसाब से भी हमें कपड़े लेने चाहिए। तो इसका 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी सही होगा इसका आंसर। आगे आंसर है, वस्त्रों की धुलाई में कौन सा रेशा सबसे अधिक सिकुड़ता है? ए है नायलॉन, बी है कपास, सी है ऊन, और डी है पॉलिएस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊन। वस्त्रों की धुलाई में सबसे अधिक कौन सा वस्त्र सिकुड़ता है? तो ऊन सिकुड़ता है, क्योंकि यह घर्षण से आपस में क्या होता है? चिपक जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा फास्ट करते हैं। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन। भारत में बनारस किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? ए है ऊनी साल के लिए, बी है सिल्क के लिए, सी है जूट व बोरा के लिए, और डी है खादी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि इसका राइट आंसर हो जाएगा
सिल्क साड़ी के लिए भारत में बनारस किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है ना, बनारसी सिल्क साड़ी अपनी जरी व भारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। जो बनारसी सिल्क होता है उसमें जरी का काम होता है। आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन, पश्मीना शॉल किस राज्य की विशेषता है? ए है राजस्थान, बी है कश्मीर, सी है गुजरात और डी है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीर, है ना। जो क्या होता है, कश्मीरी गोट से प्राप्त होता है पश्मीना शाल, यानी कश्मीरी बकरी से प्राप्त किया जाता है, उसके फर से कश्मीरी शाल बनता है जिसे हम पश्मीना शाल कहते हैं। आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन, खादी आंदोलन का संबंध किससे है? ए है पंडित नेहरू से, बी है महात्मा गांधी से, सी है सरदार पटेल से और डी है सुभाष चंद्र बोस से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी से खादी आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन में चरखा और खादी को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, खादी आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन, भारत में चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? आंसर है क्या होगा इसका? ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ए, बी होगा मध्य प्रदेश और सी होगा पश्चिम बंगाल और डी होगा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है। कहाँ की? अशोकनगर एमपी में जो इसका निर्माण होता है, चंडीगढ़ में, चंदेरी सिल्क की साड़ियाँ मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध हैं। आगे क्वेश्चन है, पटोला साड़ी किस राज्य की पहचान है? ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है पंजाब और डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। पटोला साड़ी किस राज्य की पहचान है? उड़ीसा की पहचान है। सॉरी, मैंने गलत बता दिया। पटोला साड़ी किस राज्य की पहचान है? तो गुजरात की पहचान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 24 नंबर का क्वेश्चन, मगा साड़ी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए है असम, बी है उड़ीसा, सी है बिहार और क्या है? डी है केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। मगा साड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध है? असम की प्रसिद्ध है, जो सिल्क साड़ी होती है और गोल्डन कलर की होती है। तो इसका राइट आंसर 24 का क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। आगे है, कांजीवरम साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? ए है महाराष्ट्र, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु की प्रसिद्ध है। आगे है, बंधनी व बंधेज किस राज्य में प्रसिद्ध है? ए है राजस्थान और गुजरात और बी है पंजाब, सी है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात। बंधेज और बंधनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो राजस्थान और गुजरात में प्रसिद्ध है। आगे है, इक्कत बुनाई किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, बी है गुजरात, सी है तेलंगाना, डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उड़ीसा की भी प्रसिद्ध है इक्कत, गुजरात की भी प्रसिद्ध है और तेलंगाना की भी प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे है, फुलकारी कढ़ाई किस राज्य की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। फुलकारी कढ़ाई कहाँ की है? पंजाब की है। आगे क्वेश्चन है, जरी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ होता है? ए है वाराणसी, बी है जयपुर, सी है लखनऊ और डी है भोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी। जरी का मुख्य रूप से कार्य वाराणसी में होता है। जो सोने चांदी के तारों से कढ़ाई की जाती है, ये मुख्यतः कहाँ पे होता है? वाराणसी में होता है। आगे क्वेश्चन है, चिकनकारी कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? ए है आगरा, बी है दिल्ली, सी है लखनऊ और डी है भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चिकनकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? लखनऊ की प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है 21 नंबर का, वस्त्रों की ड्रेपिंग का अर्थ है? ए है धुलाई करना, बी है पहनने की शैली और सी है रंगाई करना और डी है सिलाई करना।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहनने की शैली हो जाएगा। ड्रेप करना, ड्रेपिंग का अर्थ होता है कपड़े को बिना काटे, बिना सिए, केवल लपेटकर या मोड़कर शरीर पर धारण करना ही ड्रेपिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, ये सब क्या होता है? बिना सिले, बिना कटे पहना जाता है। तो ड्रेपिंग इसी को कहते हैं, है ना। शरीर पहनने की शैली ही क्या कहलाती है? ड्रेपिंग कहलाती है। आगे है सूटिंग और शर्टिंग के कपड़े सामान्यतः किस रेशे से बनाए जाते हैं? सूटिंग और शर्टिंग मतलब सूट और शर्ट, है ना, इससे संबंधित है। सूट और शर्ट के कपड़े सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास और मिश्रित रेशे से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं कपास और मिश्रित रेशे से? क्योंकि क्या होता है, पहनने में कंफर्टेबल होता है कपास के कपड़े, और मिश्रित जो कपास में मिला के बनाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा आरामदायक कपड़ा होता है। इसलिए क्या होता है, सूट और शर्ट का कपड़ा अधिकतर कपास और मिश्रित रेशे से तैयार किए जाते हैं। आगे है 33 नंबर का क्वेश्चन, सिंथेटिक फाइबर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए है जल्दी फटते हैं, बी है हल्के और मजबूत होते हैं, सी है बहुत महंगे होते हैं, और डी है आसानी से सिकुड़ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हल्के और मजबूत होते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बहुत अधिक हल्के और मजबूत होते हैं। इसका राइट आंसर 33 का हो जाएगा बी, राइट। आगे है 34 नंबर का क्वेश्चन, नमी सोखने में सबसे कम सक्षम कौन सा रेशा है? ए है कपास, बी है ऊन, सी है नायलॉन, और डी है लिनन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन। नमी सोखने में सबसे कम सक्षम कौन सा रेशा होता है? तो नायलॉन होता है। इसलिए इसे गर्मी में अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसे पहनने से क्या होता है, शरीर चिपचिपाता है। इसलिए गर्मियों में नायलॉन का कपड़ा नहीं यूज करना चाहिए। इसे हम बारिश के मौसम में, जब बरसात होता है तब हमें यूज करना चाहिए नायलॉन का कपड़ा। आगे है रेयान किससे तैयार होता है? लकड़ी के गूदे से, बी है कपास से, सी है ऊन से, डी है रेशम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी के गूदे से। रेयान किससे तैयार होता है? तो लकड़ी के गूदे से तैयार होता है रेयान, जिसे हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आइए 36 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। भारत में वस्त्र उद्योग को किस नाम से भी जाना जाता है? ए है हैंडलूम उद्योग, बी है स्टील उद्योग, और सी है पेट्रोकेमिकल उद्योग, डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैंडलूम उद्योग। भारत में वस्त्र उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो हैंडलूम उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो 36 का ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे है 37 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा रेशा धूप में जल्दी खराब हो जाता है? ए है नायलॉन, बी है पॉलिएस्टर, सी है रेशम, और डी है कपास। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी, रेशम। रेशम का कपड़ा जो होता है धूप में जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो होता है प्रोटीनिक फाइबर होता है, और प्रोटीन क्या होता है, धूप में जल्दी कमज़ोर हो जाता है, और इसलिए रेशम का फाइबर खराब हो जाता है धूप में बहुत जल्दी। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है जूट रेशा किस प्रकार का रेशा है? ए है तना रेशा है, बी है बीज रेशा है, सी है पत्ता रेशा है, और डी है फल रेशा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तना रेशा है। जूट जो है तना रेशा है। राइट हो जाएगा ए। आगे है नारियल का रेशा क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जूट कहलाता है, बी है कोयर कहलाता है, सी फ्लैक्स कहलाता है, डी लिलन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कोयर कहलाता है नारियल का रेशा। तो इसका 39 का राइट हो जाएगा बी। आगे हम लोग देख लेते हैं, फैशन के अनुसार कपड़े चुनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है मौसम से बचाव, बी है सौंदर्य और आकर्षक, सी है आराम, और डी सस्ता होना। तो फैशन के अनुसार हमें चुनना है भाई, तो हम क्या देखेंगे? सौंदर्य और आकर्षक हो। जब फैशन देखेंगे तो सौंदर्य और आकर्षक देखेंगे, हमारा कपड़ा जो हो वो एकदम सौंदर्य और आकर्षक दिखे। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी। आगे है 41 नंबर का क्वेश्चन, वस्त्रों का रंग चयन किन बातों पर निर्भर करता है? ए हो जाएगा आयु, बी हो जाएगा अवसर, सी हो जाएगा व्यक्तित्व, और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वस्त्रों का रंग चयन किन बातों पर निर्भर करता है? तो आयु पर भी निर्भर करता है, अवसर पर भी निर्भर करता है, और व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
आगे क्वेश्चन है 42 नंबर का, विवाह में सामान्यतः कौन सा वस्त्र पसंद किया जाता है? ए होगा सूती, बी होगा ऊनी, सी होगा रेशमी और डी होगा नायलॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशमी। विवाह में सामान्यतः कौन सा वस्त्र पसंद किया जाता है? तो रेशमी वस्त्र जो होता है पसंद किया जाता है, जिसे हम सिल्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शाइनी होता है और क्या होता है, रॉयल लुक देता है, इसलिए रेशम जो होता है पसंद किया जाता है। आगे क्वेश्चन है 43 नंबर का, कपड़े की धुलाई में कौन सा साबुन या डिटर्जेंट उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मृदु, है ना। इसका राइट आंसर होगा मृदु उपयुक्त है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो मृदु डिटर्जेंट जो होता है उपयुक्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। और खास किसके लिए? तो ऊन और रेशम के लिए। ठीक है, तो 43 का आंसर बी राइट हो जाएगा। आगे है 44 नंबर का क्वेश्चन, रेशम की साड़ियाँ किस कारण से महंगी होती हैं? तो ए हो जाएगा उनका रंग फीका होता है, बी हो जाएगा उत्पादन कठिन और श्रम साध्य है, सी हो जाएगा आसानी से खराब हो जाती है, डी हो जाएगा आयातित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन कठिन और श्रम साध्य है। क्या होता है? सिल्क बनाने में कीट पालन, कोकून से धागा निकालना, बुनाई, सब मेहनत भरे कार्य होते हैं, इसलिए जो होता है सिल्क का कपड़ा जो होता है महंगा होता है। तो राइट हो जाएगा 44 का बी। आगे देखेंगे 45 नंबर का क्वेश्चन है, कपड़े का चयन करते समय बच्चों के लिए कौन सा कपड़ा उपयुक्त सबसे उपयुक्त है? ए है नायलॉन, बी है कपास, सी है पॉलिएस्टर और डी है रेयान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी कपास। बच्चों के कपड़े कपास के उपयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी त्वचा जो होती है बहुत नाजुक होती है, इसलिए कपास के कपड़े उनके लिए उपयुक्त होते हैं, जो उन्हें आरामदायक महसूस कराते हैं। और क्या होता है, नायलॉन और पॉलिएस्टर जो होते हैं बिल्कुल भी उनके लिए उपयोगी नहीं होते हैं, उनको पहनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर, उनकी त्वचा जो होती है मुलायम होती है, तो कपड़े जो होते हैं शरीर पे काटते हैं, इसलिए नायलॉन पॉलिएस्टर तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो कपास का कपड़ा क्या होता है? सबसे बेस्ट होता है। आगे क्वेश्चन है, वस्त्र पर धब्बे साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए है सिलाई करना, बी है ड्राई क्लीनिंग, सी है कढ़ाई करना और डी है बुनाई करना। तो सिलाई, कढ़ाई और बुनाई से कोई मतलब नहीं है, हमें हमें क्या है, धब्बे साफ करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ड्राई क्लीनिंग करने से धब्बे क्या होते हैं? साफ होते हैं। आगे है, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादन राज्य कौन सा है? ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा? गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। गुजरात में क्या? अहमदाबाद, जिसे हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ टेक्सटाइल मिल्स बहुत हैं। तो क्या हो जाएगा? गुजरात का अहमदाबाद। और राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 48 नंबर का क्वेश्चन, खादी वस्त्र किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ए है आत्मनिर्भरता पर, बी है आयात पर निर्भरता, सी है औद्योगिकरण पर और डी है मशीन निर्माण पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आत्मनिर्भरता पर। खादी वस्त्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आत्मनिर्भरता पर। खादी आंदोलन जिसे महात्मा गांधी ने चलाया था, उनका उद्देश्य था स्वदेशी अपनाना और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ए सही हो जाएगा। आगे है, वस्त्र का चयन करते समय व्यक्तित्व पर ध्यान देने का अर्थ है। ए है ऊंचाई, बी है रंग रूप और शरीर का आकार, डी है केवल रंग और सी है केवल मोटाई और डी है केवल मौसम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई, रंग रूप और शरीर का आकार। जब वस्त्र का चयन करते हैं तो हम सब कुछ देखते हैं, अपने हाइट भी देखते हैं, किस प्रकार का कपड़ा लेना चाहिए, खड़ीधारी पड़ीधारी, है ना, छपाई वाला, ये देखते हैं हाइट के अनुसार। रंग रूप हम देखते हैं कौन से कलर का जमेगा, कौन से कलर का अच्छा लगेगा। और शरीर का आकार भी देखेंगे, मोटे हैं, दुबले हैं, पतले हैं, कैसे कपड़े लेना चाहिए। तो हम इन सब का ध्यान रखेंगे। तो 39 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए।
आगे है वस्त्र विज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है। ए है केवल फैशन समझने के लिए, बी है वस्त्रों के गुण प्रकार और उपयोग जानने के लिए, सी है वस्त्रों को महंगा बनाने के लिए, डी है केवल बुनाई करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वस्त्रों के गुण प्रकार और उपयोग जानने के लिए। वस्त्र विज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो वस्त्रों के गुण प्रकार और उपयोग जानने के लिए वस्त्र विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो यहीं पे आज हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है ना। और आगे ये सीरीज चलती रहेगी, टॉपिक वाइज सीरीज। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका एक कमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उससे उत्साह बढ़ता है और नए नए क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन पाने के लिए। थैंक यू।